हेलो एवरीवन, बैटल थ्रू द हेवन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था श्वेन जैसे ही फॉलन स्टार पवेलियन के बैक माउंटेन पर जाता है उसको वहाँ पर एक वर्म होल मिलता है जिसको टीचर याओलाओ ने ही क्रिएट किया था। लेकिन टीचर याओलाओ बोलते हैं अभी के लिए ये वर्म होल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो तुम और कुछ दिन के लिए फॉलन स्टार पर वेट करो और उस टाइम के दौरान मैं कुछ और एक्सपर्ट्स को तुम्हारे साथ भेजना चाहता हूँ। और उस चीज के चलते मैंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है जिसके चलते जो भी डाउजन से ऊपर लेवल का वॉरियर हमारा साथ देगा उसको मैं 3 टियर 8 के बिल दूंगा। अब ये सुनकर श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से टियर 8 के बिल को बनाना बहुत हार्ड है। लेकिन मास्टर याओलाओ जो बैंशिंग लेवल पर अपग्रेड हो चुके हैं उनके लिए ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब थोड़े दिन तक जितने जितने बंदे भी अपना इंटरव्यू देने आते हैं श्वेन को हेल्प करने के लिए उनको मास्टर याओलाओ पर्सनली रिसीव करते हैं। अब बहुत सारे बंदों में से वो 20 बंदे को श्वेन के साथ जाने के लिए चुन लेते हैं और वो सारे बंदों का स्ट्रेंथ होता है डाउजन के 3 स्टार से ज्यादा। अब थोड़े दिनों के बाद वो फॉलन स्टार पवेलियन के और 10 के स्टेल्डर्स को मिलाकर 30 डाउजन वॉरियर को श्वेन के साथ उस वार्म होल के अंदर जियामा एम्पायर पर भेज देते हैं। और श्वेन को वो जाते जाते बोलते हैं मैं तुम्हें एक स्क्रोल देता हूँ, इसको तुम जियामा एम्पायर पर एक सेफ जगह पर देखकर एस्टेब्लिश कर देना, जिसके चलते इन फ्यूचर यान अलायंस और फॉलन स्टार पवेलियन एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और तुम जब चाहो बहुत कम टाइम के अंदर अंदर इन दोनों सेट के बीच में आना जाना कर सको। अब श्वेन अपने पूरे टोली को लेकर जैसे ही जियामा एम्पायर के नॉर्थर्न पर पहुंच जाता है उसका पूरा ग्रुप कुछ प्रोफाउंड लायन सेट के बंदों को किडनैप कर देते हैं और उन्हीं सबके मुंह से याना लाइन का अभी का करंट खबर उन्हें मिलता रहता है। और अभी के लिए याना लाइन पर हर एक बंदा काफी ज्यादा टेंस्ड होता है। तो अपने सामने इतना ज्यादा क्योटिक सिचुएशन को देखकर क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलती है अगर कोई गंदा सिचुएशन हो जाता है तुम मेरी बेटी शाओ शाओ को लेकर यहाँ से चली जाना। और थोड़े टाइम के बाद जैसे ही याना लाइन्स का पूरा आर्मी मिस्टीरियस येलो पोर्ट पर इकट्ठा होता है वहाँ पर प्रोफाउंड लायन सेट का चीफ सीटियाना कर मेडुसा को लाइन मारने लगता है। लेकिन उससे मेडुसा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस चीज को देखकर सोल पैलेस से आया हुआ एक बंदा सीटियान को अलर्ट करने लगता है। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब याना लाइन्स के सारे बंदे देखते हैं काले धुएं के अंदर से एक डेविल लोरा रिलीज हो रहा था और जब उस मिस्टीरियस येलो फोर्ट के ऊपर खड़े हुए लोग ये चीज को नोटिस करते हैं उन सभी की एक्सप्रेशन बहुत ही ग्रेव हो जाते हैं। और ये पोर्ट्रेस के मिडिल में कई सारे बिल्डिंग्स होती है और उसके सेंटर में होती है एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी। और इसी टाइम पे उसी पोर्ट के हॉल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं लेकिन सब पूरा का पूरा शांत होते हैं, किसी का भी हिम्मत नहीं होता कुछ भी बोलने की। और उस हॉल की लीडर के चेयर पर एक रेड कलर की कपड़े पहनी हुई लड़की बैठी हुई थी और वो कोई और नहीं वो होती है हमारी सबकी फेवरेट क्वीन मेडुसा। और यहीं पर ही एंट्री होती है क्वीन मेडुसा की। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा बहुत ज्यादा टेंशन में होने के साथ साथ थकी हुई भी लग रही थी और कई सालों के गुजरने के बाद भी ना उसके एटीट्यूड ना उसकी खूबसूरती कुछ भी नहीं कम होते, उल्टा वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्वीन मेडुसा जैसे ही चारों तरफ देखती है वो कहती है कि एवरीवन प्रोफाउंड लायन सेट की आर्मी हमारे पास आ चुकी है। आज के लिए इसका सिर्फ तो एक माइनर अटैक है लेकिन मुझे लगता है अगले 3 दिन के अंदर वो हमारे ऊपर फॉर्मली अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। इसी टाइम पर हमें हाइबोटोंग, पिलकिंगू है और एल्डर फामा सबके चेहरे दिखाए जाते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा बुढ़े दिख रहे होते हैं। लेकिन अगर इनकी ऑरा की बात की जाए ये पुराने टाइम से कई गुना ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। साफ तौर में पिछले कुछ सालों में इन सब की पावर ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है। इसी टाइम पर सबके साइलेंसी को चिढ़ते हुए श्वेन के बिग ब्रदर बोलते हैं जो कि अभी के लिए व्हील चेयर पर बैठे हुए थे प्रोफाउंड लैंडसेट के एक्सपर्ट्स की बात करी जाए तो हम उनसे कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम उनसे हेड ऑन टकराते हैं तो हम लोग उनके बिल्कुल भी मैच नहीं है। ये कहने के बाद साउडिंग उर्फ श्वेन के बिग ब्रदर बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं और इतने सालों में पहली बार ऐसा है जब पहली बार याना लाइन्स इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। अब साउडिंग के
मुंह से ये सारी बातों को सुनने के बाद शोयान के सेकंड ब्रदर शाओ ली बोलते हैं कि अभी के लिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो हमें अपना सर से लेके एड़ी तक का जोर लगाना पड़ेगा और हमारा सिचुएशन ऐसा है, या करो नहीं तो मरो। तो हमें अपनी पूरी ताकत को लगाकर फाइट करनी होगी और हमें एंड तक ही फाइट करनी होगी। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद सब मायूस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या फाइनली अब वो स्टेज आ चुकी है जिस टाइम पर हम सबको दोबारा से बिछड़ना पड़ेगा। अब ये चीज को जब शाओलिंग समझते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं, अभी के लिए हम उस सिचुएशन पर नहीं आए। अब शाओलिंग एक हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं शायद हम सब भूल रहे हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर के बताने के हिसाब से इस समय हमारे थर्ड ब्रदर हमारे पास ही आ रहा होगा। अब शाओलिंग की बात को सुनकर सारे बंदे एकदम से जोश में आ जाते हैं और सरप्राइज भी हो जाते हैं। इवन इफ क्वीन मेड्यूसा भी पूरे तरीके से सरप्राइज हो जाती है। अब ये सुनकर याना लाइन के सारे बंदे सोचने लगते हैं कि भले ही हमने थर्ड ब्रदर उर्फ शोयान को कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी कहानियाँ हम सब ने सुन रखी है और वो अभी के लिए सबके बीच में एक हॉट टॉपिक है। जैसे कि अभी के लिए डांगहुआ के बीच में बैटल थ्रू द हेवन पॉपुलर है और वैसे भी याना लाइन्स की ट्रू फाउंडर शोयान ही है और उस टाइम पे उस यंग मैन ने हर एक चीज को बदल कर रख दिया था। भले ही अभी के लिए क्वीन मेड्यूसा याना लाइन्स को संभाल रही है कई सालों से, लेकिन फाउंडर तो फाउंडर होती है ना। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के ग्रुप के ऊपर और शोयान का पूरा ग्रुप एक जगह पर जैसे ही लैंड होता है, वो व्हाइट रोब पहना हुआ बुढ़ा सा इंसान शोयान को बोलता है जूनियर पवेलियन चीफ, हमारे सामने का एरिया याना लाइन की टेरिटोरी में आता है और हमारी स्पीड को देखते हुए हम शाम तक मिस्टीरियस येलो पोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। और अभी के लिए हमें जैसी न्यूज मिली है, अगर प्रोफाउंड लैंड सेट सोल पैलेस के एक्सपर्ट्स के साथ साथ उनका साथ देने वाले कुछ और एक्सपर्ट्स को भी ऐड कर दिया जाए, तो फिर दूसरी पार्टी की तरफ भी करीब 30,000 क्लास का एक्सपर्ट्स होंगे। वहीं याना लाइन के 1000 क्लास के एक्सपर्ट्स 10 हैं और अब इस बैटल में दोनों साइड की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है। ये सुनकर शोयान बोलता है अच्छा, तो उनके पास भी 30 से ज्यादा 1000 के वॉरियर्स हैं। और मैं आपको बता दूं, भले ही सेंट्रल प्लेस के एक्सपर्ट्स की क्वालिटी नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन के एक्सपर्ट की क्वालिटी के साथ कंपैरेबल ना हो, लेकिन कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल ये कॉन्टिनेंट बहुत बड़ी है और वैसे भी सोल पैलेस के बंदों के पास भी कुछ ऐसे मेथड्स थे जिनके हेल्प से वो और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। इस वजह से शोयान इस खबर को सुनकर सरप्राइज नहीं होता कि प्रोफाउंड लायन सेट ने इतने सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर लिया है। और वहीं पर दूसरी तरफ याना लाइन्स को अगर देखा जाए, जब शोयान सेंट्रल प्लेस की तरफ आया था तब उस टाइम पर याना लाइन्स की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर काइलिन ही थी, मतलब क्वीन मेड्यूसा ही थी। और मेड्यूसा की तब की स्ट्रेंथ डाओहोंग की 4 या 5 स्टार की थी, मतलब 8th लेवल की 4 या 5 स्टार की थी। तो पिछले कई सालों की ट्रेनिंग के बाद वो ऑलरेडी 1000 क्लास तक पहुंच चुकी होगी। आखिरकार क्वीन मेड्यूसा 7 कलर्ड हेवनली पाइथन की ब्लड लाइन को पोजेस जो करती है और उसका ओरिजिनल टैलेंट भी काफी ज्यादा शानदार है। तो ये नेचुरल सी बात है कि उसकी ट्रेनिंग स्पीड दूसरों से काफी तेजी से होगी। लेकिन रिगार्डलेस मेड्यूसा चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, एट द एंड वो अकेली है। लेकिन जब शोयान को मालूम होता है याना लाइन्स के पास भी 10,000 लेवल के वॉरियर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि अगर सेंट्रल प्लेस में भी इस स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वहाँ ये भी टॉप टियर में रैंक करेगी। और अनएक्सपेक्टेड बात ये है कि ये बात को जानने के बाद शोयान सरप्राइज इसीलिए हो जाता है, उसने कभी नहीं सोचा था याना लाइन्स की ग्रोथ इतनी खतरनाक तरीके से राइज हो रही होगी। अब शोयान कुछ टाइम तक कुछ सोचने के बाद सीरियस होकर वो व्हाइट रोब पहना हुआ बंदे को पूछता है, प्रोफाउंड लायन सेट के पास ऐसे कितने एक्सपर्ट्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ 6 स्टार 1000 से ज्यादा है? क्योंकि हम सबको तो पता ही है 1000 क्लास के हर एक स्टार पर कितना ज्यादा गैप है। ये सुनकर व्हाइट रोब पहना हुआ वो एल्डर रिप्ले करते हैं, इस टाइम पर प्रोफाउंड लायन सेट के पास ऐसे 8 लोग हैं जिनकी स्ट्रेंथ 6 स्टार 1000 की ऊपर का है। इनमें से 4 ऐसे भी हैं जिनका लेवल 1000 के 8th स्टार तक पहुंच चुका है। हालांकि हॉलबसोल ने सीक्रेटली कितने और बंदों को यहाँ पर भेजा है, इसकी हमारे पास कोई भी न्यूज
है नहीं। इसी टाइम पर शोयान उस व्हाइट रोब वाले बंदे को बोलता है थैंक यू एल्डर शाह। यहाँ हमें पता चलता है वो व्हाइट रोब वाले बंदे का नाम है एल्डर शाह। अब एल्डर शाह भी बोलते हैं जूनियर पवेलियन चीफ, आपको मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट बिहेव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सुनने के बाद शोयान एल्डर शाह को कुछ नहीं बोलता, वो बाकी के बंदों को बोलता है तो चलो हमारा स्पीड को थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे हम आज शाम होने से पहले मिस्टीरियस स्काई सेट तक पहुंच जाएं। अब ये सुनने के बाद सारे बंदे काफी स्पीडली लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं। अब सीन चेंज होकर दोबारा से आता है मिस्टीरियस येलो पोर्ट्रेस के ऊपर। अब आसमान में बहुत सारे काले बादल इकट्ठे हो चुके थे। अब थोड़े टाइम के बाद वो ब्लैक फॉग से निकलते हैं बहुत सारे फिगर, और वो सारे आर्मी जब आगे बढ़ने लगते हैं उनको सब देख पाते हैं। अब इधर याना लाइंस के भी सारे बंदे वहीं पर इकट्ठे हुए होते हैं, और जब वो नीचे अपनी दुश्मन की टोली को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और वैसे भी जब पिछले कुछ सालों से याना लाइन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसको बहुत सारे पावरफुल एनिमी का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये पहली बार है जब वो इतना ज्यादा सरप्राइज हो चुके हैं। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आती है क्वीन मेडुसा के ऊपर। अब ये सिचुएशन इतना ज्यादा गंदा होने के बावजूद भी क्वीन मेडुसा बिल्कुल भी ना ही घबराती है ना ही डरती है। और वैसे भी हमें सही से पता है पिछले कुछ सालों में ये वुमेन जो कि इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि वो किसी डेविल से कम नहीं दिखती, उसी ने ही ये याना लाइंस को जियामा एम्पायर से बाहर निकाल के दुई कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का टॉप फ्रैक्शन बना के रख दिया है। उसने जियामा एम्पायर को, जिसे ओरिजिनली सभी लोग बहुत ही ज्यादा वीक समझते हैं, उसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एक बहुत बड़ी जगह दे दी है। इसी चीज के चलते याना लाइंस के कई सारे एक्सपर्ट्स के दिल में ये सामने खड़ी हुई औरत की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अगर ये कहा जाए कि याना लाइन का फाउंडर भी क्वीन मेडुसा से कंपेरेबल नहीं है तो ये भी गलत नहीं होगा। इसी टाइम पर नीचे प्रेजेंट हुए सारे एनिमी फोर्स को देखकर मेडुसा कहती है क्या वो लोग फाइनली अब अटैक करने वाले हैं। इसी टाइम पर शाउडिंग भी नीचे देखते हुए बोलते हैं मेडुसा अगर हम इन सब को ब्लॉक ना कर पाए तो तुम शाओ शाओ को अपने साथ लेकर यहाँ से प्लीज चली जाना। ये सुनकर शाओलिंग भी बोलते हैं बिल्कुल बिग ब्रदर ने सही बोला, क्योंकि वो हमारी शोयान की बच्ची है तो उसको कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही कुछ होना चाहिए। ये सुनकर मेडुसा सिर्फ अपनी सर को ही हिलाती है। अब मेडुसा अपने सर को घुमाकर अपनी क्यूट से प्यारी सी नन्ही सी बेटी को देखने लगती है, जिसने की व्हाइट कलर के कपड़ों को पहन कर रखा हुआ था और उसके सर पे 2 चोटी बनाया हुआ था, और उसके आईब्रोज के बीच में एक छोटा सा स्नेक का अपीयरेंस भी होता है। इसी टाइम पर मेडुसा सीधे के सीधे अपनी बेटी के पास जाकर उसे हक कर लेती है, और उधर शाओ शाओ मेडुसा की बेटी भी आसपास की सिनेरियो को देखकर समझ जाती है ये टाइम सही नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोती। अब वो काफी क्यूटली बोलती है मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मुझे अंकल ने पहले ही बोला है मेरे फादर लौटने वाले हैं। ये सुनकर मेडुसा भी खुद को स्माइल करने से नहीं रोक पाती। अब वो अपने सर को लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ मोड़ते हुए बोलती है क्या वो सच में वापस लौट रहा है, और हमें तो पता है मेडुसा किसके बारे में बात कर रही है, वो है हमारा शोयान। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है शोयान हेवनली टूम से 6 महीने के बाद वापस आ चुका होगा। अगर हम टाइम को देखें तो इस टाइम पर उसने गुरियलम को भी छोड़ दिया होगा, और अब जब वो जैसे ही फॉलन स्टार पवेलियन पर पहुंचेगा याओलाओ डेफिनेटली उसको पूरे सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और जैसा कि शोयान है वो यहाँ की खबर को सुन के इंस्टेंट ही यहाँ के लिए निकल जाएगा। अब क्वीन मेडुसा बोलती है ठीक है, लेकिन अगर ये पोर्ट पर उन लोगों ने कब्जा कर ली तो तुम्हें ही शाओ शाओ को लेकर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया मैं कभी भी शोयान को माफ नहीं करने वाली, भले ही मैं क्यों ना मर जाऊं, लेकिन मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और वैसे भी लिटिल फेरी डॉक्टर को सही से पता है ये जो औरत उसके सामने खड़ी है उसने अगर एक बार कुछ बोल दिया उसको वो करके जरूर दिखाती है। इसी टाइम पर साउडिंग उन दोनों लड़कियों की बातों को सुनने के बाद बोलते हैं मेडुसा तुम इतने सालों से हमारे लिए इतना सब कुछ करती आ रही हो, तो अगर हम ये डिफिकल्टी से सक्सेसफुली
बाहर आ जाते हैं तो मैं डेफिनेटली तुम्हारा और श्रेयन का फॉर्मल वेडिंग करवाऊंगा, जिसके चलते तुम फुल्ली हमारी शाओ क्लान की मेंबर बन जाओगी। और क्योंकि श्रेयन के जाने के बाद तुमने हमारे लिए जो किया है वो हर एक चीज को मैंने अपनी आंखों से विटनेस की है। और जब श्रेयन ने ये यान अलायंस की शुरुआत की थी वो यहाँ से भाग गया और पूरा का टेंशन और बोझ तुम्हारे ही कंधों पे थी। और भले ही श्रेयन के ऊपर अपने फादर को रेस्क्यू करने का एक बड़ा सा बर्डन है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ श्रेयन के बच्चे को जन्म नहीं दिए बल्कि उसका ख्याल रखा और लगातार यान अलायंस को संभालती आ रही हो। और ये सेक्रीफाइसेस बहुत बड़ी है। ये सुनकर श्रेयन का सेकंड ब्रदर भी मुस्कुराते हुए बोलता है, बिग ब्रदर एकदम सही कह रहे हैं। जब वो लड़का वापस आता है हम ये मैटर को डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। इसी टाइम पर मेड्यूसा अपनी गोद से शाओ को नीचे उतारती है और बोलती है, हमें पहले ये सिचुएशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा और ये सारी चीजों के बारे में हमारे पास बात करने के लिए टाइम ही टाइम है। और हमें स्टार्टिंग से पता है, चाहे बात हो फर्स्ट ब्रदर की या सेकंड ब्रदर की, वो हमेशा शोयान के साइड में ही रहते हैं। लेकिन इस बारी क्वीन मेड्यूसा ने उनके लिए, उनके भाई के लिए और उनके पूरे क्लान के लिए जो सैक्रिफाइसेस की है उसको सामने रखते हुए वो दोनों भाई इस बारी शोयान का सपोर्ट नहीं अपनी होने वाली सिस्टर इन लॉ का सपोर्ट कर रहे थे। इसी टाइम पर क्वीन मेड्यूसा शोयान के दोनों भाइयों की बातों को सुनकर थोड़ा बहुत सोचने लगती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है उनके स्नेक ड्राइव के रूल के हिसाब से वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लड़के से ही प्यार कर सकते हैं और उससे शादी कर सकते हैं। और अगर एक बार कोई क्वीन शादी कर लेती है तो वो हमेशा एक्सट्रीमली लॉयल रहेगी, और अगर उसकी साथी की मौत होती है तो उसको भी साथ में अपनी जान को देना पड़ेगा। और उनके स्नेक ट्राइब में जो भी क्वीन मेड्यूसा की ब्लड लाइन को पोजेस करता है वो हमेशा से यही रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते आ रहे हैं। वैसे भी क्वीन मेड्यूसा जानती थी वो अपनी लाइफ में शोयान को कभी भी नहीं भूल सकती, और इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी शोयान उसकी आंखों से बिल्कुल भी ओझल नहीं होता। उल्टा टाइम के हिसाब से वो ज्यादा शोयान से प्यार करने लगी थी। इसी टाइम पर मेड्यूसा एकदम से होश में आ जाती है, क्योंकि उसके कानों में बहुत सारे ड्रम का साउंड आता है। अब जब सारे बंदे बाहर आते हैं वो देखते हैं आसमान पे एक पावरफुल ऑरा पूरे आसमान को कवर कर लेता है। अब आसमान में एक पावरफुल मिडिल एज का मैन खड़ा होता है। अब वो हंसते हुए क्वीन मेड्यूसा को बोलता है मेड्यूसा, क्या तुमने सच में फाइनली सोच ही लिया? तुम हमारे प्रोफाउंड लैंडसेट के सामने सरेंडर नहीं करने वाली? अगर ऐसा है तो फिर मेरा प्रोफाउंड लैंडसेट तुम्हारी पूरी अलायंस को तबाह कर देगी। और वो बंदा होता है सिटियान। अब सिटियान की बातों को सुनकर क्वीन मेड्यूसा आसमान की तरफ देखते हुए सिटियान को बोलती है, हमारे यान अलायंस में सिर्फ और सिर्फ वॉरियर्स हैं। हमारे साइड में कायरों की कोई जगह नहीं है, तो मुझे ये सिचुएशन का बिल्कुल भी डर नहीं है। और वैसे भी हमें पता है जो इतने सालों से याना लाइन को इतने अच्छे तरीके से संभाल रही है और जो स्नेक ड्राइव की क्वीन भी है, वो बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में अपनी पाव को पीछे नहीं लेगी। अब ये सुनकर सिटियान काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो क्वीन मेड्यूसा को अपना बनाना चाहता था। अब वो एक स्माइल के साथ सोचने लगता है कि ये तो मेरे पास होनी चाहिए। और वैसे भी हमें तो पता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में क्वीन मेड्यूसा को आखिर कौन ही नहीं जानता, और मेड्यूसा की स्टेटस के हिसाब से इसकी एक स्माइल पर बड़े बड़े वर्ड स्टार्ट हो सकते हैं। अब सिटियान बोलता है, मेड्यूसा तुम भी अच्छे से जानते हो तुम्हारी यान अलायंस फालतू में ही एग्जिस्ट कर रही है। तुम सभी के स्ट्रेंथ को देखकर तुम लोगों का हमारे ग्रुप के साथ कंपेयर करना इम्पॉसिबल है, और जब तक तुम्हारी यान अलायंस हमारी प्रोफाउंड लायंसेट से मिल जाता है और तुम हमें शाओ क्लैन की लोगों को हैंडओवर कर देते हो, तुम अपने प्रोफाउंड लायंसेट की चीफ पोजीशन को यूज कर सकते हो। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे यान अलायंस का कोई भी मेंबर इंजर्ड नहीं होने वाला। अब जब सिटियान अपना बकवास बंद करता है, मेड्यूसा बोलती है फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए। ये सुनकर सारे बंदे फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं। अब अचानक से आसमान का वेदर ट्रम्बल करने लगता है और एक पावरफुल फॉर्मेशन पूरे आसमान को कवर करने लगता है, और ये फॉर्मेशन दोनों आर्मी के बीच में क्रिएट हो जाता है। इसी टाइम पर
मेड्यूसा बोलती है हमारे क्लैन के सारे आर्चर्स रेडी हो जाओ। और याना लाइंस ने कई सारे स्पेशल मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए ये स्पेशल एरोस बनाए हैं। जब डाउलिंग लेवल के वॉरियर्स ये स्पेशल एरो को इस्तेमाल करते हैं वो सामने आ रहे डोहोआ क्लास के वॉरियर की भी जान ले सकते हैं। और मैं आप सबको याद दिला दूं, डाउलिंग मतलब 5th लेवल और डाहुआ मतलब 7th लेवल। इसी टाइम पर सीटियान जब कुछ बोलने की कोशिश करता है पीछे से एक एल्डर सी आवाज गूंजने लगती है। वो कहता है सीटियान ये फालतू के बकवास करना बंद करो। अगर ये औरत तुम्हें पसंद है तो याना लाइंस के ऊपर कब्जा करने के बाद हम ये औरत को तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से शाओ क्लैन के बंदे हमारे चंगुल से इस बारी एस्केप कर लेते हैं तो फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही आने वाली है। अब जब ये सारी बातें सीटियान सुनता है उसके फेस के एक्सप्रेशन इंस्टेंट ही चेंज हो जाते हैं। अब वो पीछे मुड़कर एक ब्लैक रोब पहना हुआ भयानक से दिखने वाले बंदे को देखता है जो कि हवा में सस्पेंडेड होता है। अब इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। अब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा ये भयानक सी दिखने वाला ब्लैक रोब बंदा कौन है। और मैं आप सबको एक क्लू दे दूं, ये बंदे से हम पहले मिल चुके हैं और ये बंदा पहले से ही स्वयं के साथ लड़के उसके सामने से दुम दबाकर भाग चुका है। लेकिन इस बारी देखो दोबारा से ये अपना सीना चौड़ा करके स्वयं के सामने अपीयर होने वाला है। तो चलो ये बंदा कौन है, क्यों आया है और क्या करने आया है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी के लिए आज का पार्ट आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।